हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपकी एक यूनिट है मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर, उसी से संबंधित ये हमारे 12 क्वेश्चंस होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है और क्वेश्चंस का लेवल है वो टू द पॉइंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड दी गई है, इसको आपको मैच करना है। तो ये लीडरशिप थ्योरी जो यहाँ पर दी गई है वो आपने अच्छे से कर ली होंगी कंप्लीट, तो आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं, चाहे वो करिश्मेटिक थ्योरी हो, सिचुएशनल लीडरशिप की हो, ट्रांजैक्शनल हो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो। इन सभी को आपने पढ़ लिया होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, परसुएसिवनेस या चार्म के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है करिश्मेटिक का हो जाएगा इन्फ्लुएंस बाय डिंट ऑफ पर्सनालिटी एंड चार्म। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है कि मोटिवेशन, रिवार्ड्स और पेनाल्टीज के थ्रू दिया जाता है, तो इसको आप इससे मैच कर दीजिए, मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड्स एंड पेनाल्टीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा चेंजिंग से, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग अ विजन। और एक यहाँ पे छूट गया था सिचुएशनल। सिचुएशन में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो डिसीजन जो है सिचुएशन के रिगार्डिंग लेता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस को लेता है, तो उसको हम यहाँ से मैच कर सकते हैं ऑप्शन डी से, मॉडिफाइंग स्टाइल विद रिस्पेक्ट टू रेडीनेस ऑफ फॉलोवर्स। तो ये आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं अगर इन थ्योरीज को आपने अच्छे से कवर किया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताई थी, 4 टाइप्स की थ्योरीज बताई थी, एक ट्रेडिशनल, बिहेवियर, सिचुएशनल और न्यू थ्योरी। जहाँ ट्रेडिशनल में हमने बात की थी ग्रेट मैन थ्योरी की और ट्रेड थ्योरी के, उसी प्रकार बिहेवियर थ्योरी में हमने बात की थी मैनेजियल ग्रिड की, जो ब्लैक एंड मॉर्टन के द्वारा दिया गया था, और लिकर्ट फॉर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने बिहेवियर थ्योरीज में बात की थी। अब बात करें यहाँ पर सिचुएशनल थ्योरी की, तो सिचुएशनल थ्योरी को हम कंटिंजेंसी थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने फेडरर की कंटिंजेंसी थ्योरी और पाथ गोल थ्योरी के बारे में बताया था। अब बात करें न्यू थ्योरी की, तो न्यू थ्योरी में हमने आपको बताई थी जो यहाँ पर दी गई है करिश्मेटिक थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये जो है न्यू थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैं। तो इन सभी को हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसी प्रकार आप बने रहिए, चीज़ें आपको अच्छे से सीखने को मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइजीन फैक्टर ऑफ हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी किससे रिलेटेड है, आप देखकर समझ चुके होंगे अगर आपको ये चीज़ें सभी आप सही से कर रहे हैं हमारे साथ। ये मोटिवेशन की थ्योरी है। मोटिवेशन में मैंने आपको 2 टाइप्स की थ्योरी बताई थी, एक कंटेंट थ्योरी और एक बताई थी प्रोसेस थ्योरी। जहाँ कंटेंट थ्योरी में मैंने आपको 4 थ्योरीज को बताया था, मैस्लो की नीड हायरार्की, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, मैकलीलैंड की नीड थ्योरी और आल्डर्फर की ईआरजी थ्योरी, ये हमने कंटेंट थ्योरी में बताई थी। जहाँ प्रोसेस थ्योरी में मैंने आपको बताया था ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और एडम की इक्विटी थ्योरी। यही मैंने 6 थ्योरी आपको जो है मोटिवेशन में बताई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में। तो हर्जबर्ग में 2 फैक्टर होता है, एक फैक्टर होते हैं मोटिवेशन फैक्टर और एक सेकेंड होता है हाइजीन फैक्टर, ठीक है। तो मोटिवेशन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर 6 फैक्टर होते हैं और हाइजीन फैक्टर में 10 फैक्टर होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है। तो जो 10 फैक्टर हैं उनका एक मोटा मोटा आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाएंगे। तो जो 10 फैक्टर हैं, जो हाइजीन फैक्टर हैं हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में, तो उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मोटिवेशन फैक्टर में है, क्योंकि मोटिवेशन फैक्टर में कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मोटिवेशन फैक्टर है, ना कि हाइजीन फैक्टर है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो हाइजीन फैक्टर हैं 10, उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कंपनीज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, रिलेशनशिप विद पीयर्स, रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स एंड स्टेटस, एंड लास्ट 10th है पर्सनल लाइफ। तो ये 10 जो है ये हाइजीन फैक्टर हैं। अब मोटिवेशन जो 6 फैक्टर हैं उनकी बात करें तो ग्रोथ, अचीवमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट एंड रिकग्निशन, ये 6 फैक्टर जो हैं मोटिवेशनल फैक्टर हैं। इनको एक आपका मोटा मोटा आइडिया इनके बारे में होना चाहिए कि कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशन से है, अकॉर्डिंग टू रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप प्रीवियस वीडियोज में भी देख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है उसका जो फार्मूला है वो आपको याद कर लेना है। फार्मूला मैंने क्या बताया था, फोर्स या मोटिवेशन इज इक्वल टू होता है बैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी।
यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं दिया है, तब भी आपको कभी कभी इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना ये फार्मूला, वैलेंसी इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी, कभी कभी फोर्स के इक्वल होगा और कभी कभी मोटिवेशन के इक्वल होगा, तो आपको यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका पर्टिकुलर मीनिंग भी पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है, एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू अ पर्टिकुलर आउटकम। अब बात करें एक्सपेक्टेंसी की, एक्सपेक्टेंसी मीन्स होता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर एक्शन विल रिकॉर्ड टू द आउटकम, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड को जो है इंस्ट्रूमेंटलिटी कहते हैं। यही तीन फैक्टर हैं, तीन कंपोनेंट आपको याद रखने हैं व्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में। कौन से तीन हैं, वैलेंसी, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड बाय ब्रेन इज कॉल्ड, तो इसको परसेप्शन कहते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉट स्टोव रूल ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो हॉट स्टोव रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो हॉट स्टोव रूल को बारे में एक आपको आइडिया दे देता हूँ। ये जो है डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं वो किस तरीके से लागू किए जाएं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटमेंट जो है जनरेट ना हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये हॉट स्टोव रूल मैकग्रेगर ने, डगलस मैकग्रेगर ने दिया था। इसमें उन्होंने 4 पॉइंट बताए थे, वही 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बस क्वेश्चन अगर आएगा हॉट स्टोव रूल से तो आपका हो जाएगा। वो 4 पॉइंट कौन से हैं, एक है इमीडिएट, सेकेंड है फॉर वार्निंग, थर्ड है कंसिस्टेंट एंड फोर्थ इज इम्पर्सनल। अभी इसी इनका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। डगलस मैकग्रेगर ने क्या किया था कि इस रूल को बनाने के लिए इसकी जो है कंपेरिजन इसका किया था, जो स्टोव होता है ना, स्टोव आपने देखा होगा, अब तो नहीं है फिलहाल, पहले जो है इस पे खाना वगैरह इसी से जो है बनता था, स्टोव जो केरोसिन ऑयल से चलता है, ठीक है। तो इसको स्टोव से उन्होंने रिलेट किया था। उन्होंने कहा कि जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो स्टोव को जब टच कर देते हैं तो हमारा जो है हाथ जल जाता है। तो उसी से संबंधित, उसी से पर बेस्ड इन्होंने ये 4 पॉइंट बताए थे कि इमीडिएट, फॉर वार्निंग, और कौन सा बताया था, कंसिस्टेंट और इम्पर्सनल, कि इस तरीके से जो हमारे जो डिसिप्लिनरी एक्शन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इमीडिएट का मतलब है तुरंत, जिस प्रकार जो स्टोव को हम जैसे ही टच करते हैं वो तुरंत जो है आपको जला देता है, जैसे ही स्टोव को टच करते हैं वो तुरंत आपको जलाता है। तो यही ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि किसी ने भी अगर किसी प्रकार का कोई गलती किया है तो उसको तुरंत एक्शन उस पर लेना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए तुरंत, ठीक है। सेकेंड है फॉर बर्निंग। फॉर बर्निंग का उन्होंने इस तरीके से बताया कि जब हम स्टोव को टच करने वाले ही होते हैं तो हमें कुछ हॉट हॉट महसूस होता है, गर्म गर्म महसूस होने लगता है, मतलब बार्निंग हमें मिलने लगती है। तो उसी प्रकार बताया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि जब भी कोई एम्प्लॉय कोई गलती करे तो उसको तुरंत वार्निंग मिल जाए कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमें ये पनिशमेंट मिलने वाली है। तो ये फॉर वार्निंग के बारे में बताया था। थर्ड उन्होंने बताया था कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट के बारे में बताया था कि जितनी बार आप स्टोव को टच करेंगे वो उतनी बार आपको जलाएगा। उसी प्रकार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि जितनी बार कोई एम्प्लॉय अगर गलती कर रहा है उतनी बार उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, कंसिस्टेंटली। फोर्थ इन्होंने पॉइंट बताया था इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब होता है बायसनेस, नो मतलब बायसनेस नहीं होना चाहिए। मतलब इन्होंने बताया कि कोई भी, अगर आपका कोई भी हो, भले वो रिश्ते में कोई भी लग रहा हो, अगर वो उसको टच करेगा स्टोव को तो वो स्टोव उसको जलाएगा, यानी कि वो बायसनेस नहीं करता है स्टोव। उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो, वो आपका रिलेशन में कुछ भी लग सकता है, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बिल्कुल बायस उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बताए थे। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। डिसिप्लिन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एक्ट नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बिल्कुल सही। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वार्न रिगार्डिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ इनडिसिप्लिन, सही है। कंसिस्टेंटी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इज सर्टेन, सही है। डिसिप्लिन इज पर्सनल, यही गलत हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने 4 पॉइंट में लास्ट पॉइंट आपको बताया था, जो डिसिप्लिन पर्सनल नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का बायसनेस नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हॉट स्टोव रूल से संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी
इम्फेसाइजिस बीच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नियो क्लासिकल थ्योरी जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को इम्फेजिज करती है, फ्लैट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्रेकुनास फार्मूला ऑफ स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, इफ अ सुपीरियर हैज 3 सबॉर्डिनेट्स व्हाट नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशनशिप वुड बी। तो ग्रेकुना के फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ग्रेकुना के 2 टाइप्स के फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला ग्रेकुना का ये कहता है कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट रहेंगे, तो वो फार्मूला इस तरीके का है, n इंटू 2n डिवाइड बाई 2 प्लस n माइनस 1। इस तरीके का आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये कब लगेगा, जब आपको कैलकुलेट करने को कहे कि एक सबॉर्डिनेट के अंदर एक सुपीरियर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप, क्रॉस रिलेशनशिप की बात की गई है, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पर कितने बोल रहे हैं, 3 सबॉर्डिनेट। तो n की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 3 इंटू 3 में से जब एक आप माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ग्रेकुना के जो 2 फार्मूले हैं आपको एक बार देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिन्स ट्राई डायमेंशियल ग्रिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस इफेक्टिव स्टाइल ऑफ द लीडरशिप। तो रेडिन की जो ट्राई डायमेंशियल ग्रिड है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेडिन ने क्या किया था कि ब्लैक एंड मॉर्टन का जो मैनेजियल ग्रिड है ना, और फेडरर की जो कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी है, तो उन दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने एक अपनी थ्योरी बनाई थी, उसी को इन्होंने नाम दे दिया था रेडिन्स ट्राई डायमेंशियल ग्रिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है लेस इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो मिशनरी इसमें लेस इफेक्टिव ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है। कैसे होता है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो रेडिन का ट्राई डायमेंशियल ग्रिड है, देखिए यहीं मैंने अलग से उसको कैप्चर किया था। ये देखिए, ये है रेडिन का ट्राई डायमेंशियल ग्रिड। अब इसमें देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है और ये लेस इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो यहाँ पर आप मिशनरी देख सकते हैं, मिशनरी हो, कंप्रोमाइजर हो, डिजर्टर हो, ऑटोक्रेट हो, ये लेस इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल होते हैं। मोर इफेक्टिव की बात करें, डेवलपर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेट, विनिवोलेंट, ऑटोक्रेट, ये होते हैं मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल और ये बेसिक स्टाइल। तो ये आपको एक दिमाग में इस तरीके का ये फिगर आप रखना है इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई डायमेंशियल जो ग्रिड है रेडिन का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था ट्राई डायमेंशियल का, तो इसमें जो लेस इफेक्टिव हो जाएगा मिशनरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एट्रीब्यूशन थ्योरी से रिलेटेड है, देखिए क्या है। एट्रीब्यूशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल परसेप्शन एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर, बिल्कुल सही है। सिंस मोस्ट वाइज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, पीपल मस्ट डिपेंड अपॉन कॉग्निशन, पर्टिकुलरली परसेप्शन, दोनों सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, तो इसका यही आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिक एम्फेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज ऑन फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो फ्लैट स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो सीधा सीधा नियो क्लासिकल थ्योरी में होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। नियो क्लासिकल थ्योरी जो है फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करता है, फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा क्या गया है। नेक्स्ट नीचे पूछिए, इन लाइट ऑफ मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, यानी कि MBTI, कुछ दिमाग में आपके आया, बिल्कुल आया होगा। ये क्या है, ये पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल है। यहाँ पर 2 मॉडल मैंने आपको बताए थे पर्सनालिटी मेजरमेंट मॉडल में, एक बताया था बिग 5 और सेकेंड बताया था MBTI मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। लाइट ऑफ मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर पर्सनालिटी टेस्ट, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू। तो MBTI का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर MBTI का बेसिक आइडिया है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो MBTI के बारे में बता देता हूँ। MBTI में क्या होता है कि 4 कंपोनेंट आपको याद रखने होते हैं। एक होता है सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी, और एक सेकेंड पॉइंट होता है इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी, थर्ड पॉइंट होता है सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी, एंड फोर्थ होता है इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी। आपने पढ़ा होगा तो आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, नहीं तो आपको ये बड़ा हार्ड लग रही होंगी। तो ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मैंने बताया था कि ये जो पर्सनालिटी मेजर के 2 जो मॉडल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे बिग 5 हो चाहे MBTI हो। तो इसमें देख लीजिए, हम बात करें सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी की। तो सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी में क्या होता है, सेंसेशनल थिंकिंग पर्सनालिटी के क्या होता है, इसमें इसके जो भी फॉलोवर होते हैं वो हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, और ये जो हैं प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पोजीशन के लिए फिट माने जाते हैं।
कौन से, सेंसेशन थिंकिंग वाले। अब यहाँ देख लीजिए क्या ये यही कह रहा है, पर्सनालिटी आर वेरी इमोशनल, तो ये बिल्कुल वेरी इमोशनल नहीं होते हैं। सेंसेशन थिंकिंग पर्सनालिटी वाले क्या होते हैं, ये जो हैं प्रैक्टिकल होते हैं, और ये लोग जो हैं प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पोजीशन के लिए माने जाते हैं। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड चेक करिए, सेकंड है इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी। अब इंट्यूशन थिंकिंग पर्सनालिटी के जो भी लोग होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो देखिए यही कह रहा है, बिल्कुल सही चीज़ है, फ्यूचरिस्टिक, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो हैं इंट्यूसिव थिंकिंग पर्सनालिटी वाले, ये रिसर्च डेवलपमेंट पोजीशंस के लिए फिट माने जाते हैं। सी को पढ़िए, द सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी की बात करें तो सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो जो हैं मैथोडिकल होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले ये लोग होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटर वाले होते हैं, यहीं से गलत हो जाएगा ये। ठीक है, सेंसेशन फीलिंग पर्सनालिटी वाले जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले ये लोग होते हैं, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में फिट माने जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। डी पढ़ लीजिए, द इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी। इंट्यूशन फीलिंग पर्सनालिटी वाले जो भी लोग होते हैं वो जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जॉब के लिए फिट माने जाते हैं, और उनके पास चार्म और इंथ्यूसियाज्म होता है। तो देखिए यहाँ पर डी को, फीलिंग पर्सनालिटी आर वेरी ओरिएंटेड, पोजिंग पर्सनालिटी, चार्म एंड इंथ्यूसियाज्म, तो ये सही हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपके दो सही हैं, बी और डी यहाँ पर सही है, तो आप इसको सही से कंप्लीट कर लीजिएगा, MBTI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, द मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। और एक बिग 5 की बात करें, मैं वो भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जो बिग 5 में मैंने आपको 5 कंपोनेंट बताए थे, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में क्वेश्चन आया था उसी से संबंधित। बिग 5 कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक होता है एग्रीएबलनेस, इसमें क्या होता है, ये कोऑपरेटिव और ट्रस्टेड होते हैं। ठीक है, सेकेंड होता है ओपननेस, ये ओपन माइंडेड और क्रिएटिव होते हैं और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले होते हैं। थर्ड की बात करें, ये होता है कॉन्शियसनेस, ये जो है केयरफुल और डिसिप्लिन्ड होते हैं। फोर्थ की बात करें, न्यूरोटिज्म जो है फोर्थ कंपोनेंट होता है, ये जो है ये निगेटिव इमोशंस वाले होते हैं और इनके अंदर एनेक्जाइटी होती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एक्स्ट्रावर्जन इसको कहते हैं, ये जो है अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं और टॉकेटिव होते हैं, जो एक्स्ट्रावर्जन वाले होते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं बिग 5 में, और जो 4 पॉइंट हैं कंपोनेंट वो MBTI में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है, तो इसको आप मैच कर दीजिए, सिंपल सा है। थ्योरी एक्स एंड वाई किसके द्वारा दी गई थी, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा। इकोनॉमिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो ये जो है टेलर के द्वारा दिया गया था, इसको टेलर से आप मैच कर दीजिए। बिहेवियर मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, क्रिस जो है क्रिस आर्ग्रिस के द्वारा ये दिया गया। रेशनल मॉडल की बात करें तो ये फ्रेड के द्वारा दिया गया, तो ये आप आसानी से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही हमारे 12 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप खुद इसको बता सकते हैं ये किस लेवल के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये 12 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और वीडियो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अप्लाई किया है मैंने इस पोस्ट के लिए DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD में, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।